हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रिया और आज हम इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। माई ग्रैंड मदर्स लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी ग्रैंड मदर भी बिल्कुल वैसी है जैसी सबकी ग्रैंड मदर होती है। वो एक ओल्ड वुमेन है, मतलब एक बूढ़ी महिला है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। वो जब से मैं उन्हें 20 years से जानता हूँ और जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो ओल्ड और रिंकल्ड हैं, मतलब वो बहुत बूढ़ी हैं और उनके फेस पे लाइंस और फोल्ड्स बने हुए हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लोग कहते हैं कि वो पहले बहुत ज़्यादा यंग और प्रिटी थी, मतलब बहुत जवान और बहुत सुंदर थी, और उनका एक हस्बैंड भी था, यानी कि ऑथर के दादाजी भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर ये ऑथर के लिए यकीन करना मुश्किल होता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। उनके जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट था, यानी कि उनके ग्रैंडफादर की जो तस्वीर थी, वो उनके घर के ड्राइंग रूम में मैंटल पीस के ऊपर लगी हुई थी। मैंटल पीस वो होता है जो कि पहले के जो किंग्स होते थे उनके पैलेस में एक चिमनी टाइप का होता था, उसके ऊपर लगा हुआ है उनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट। He wore a big turban and loose fitting clothes. उनके दादाजी एक बिग टर्बन पहनते थे और लूज फिटिंग के क्लोथ्स। टर्बन वो होता है जो पंजाबी कल्चर में सब लोग पगड़ी पहनते हैं, उसे टर्बन बताया गया है। और his long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी जो वाइट कलर की दाढ़ी थी वो उनकी चेस्ट तक आती थी, वो बहुत लॉन्ग थी और वो बिल्कुल 100 years जितने ओल्ड दिख रहे थे उस पोर्ट्रेट में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो बिल्कुल भी वैसे पर्सन नहीं लग रहे थे कि उनकी कोई वाइफ या फिर उनके कोई चिल्ड्रंस होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ये वो बिल्कुल वैसे लग रहे थे जैसे उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, मतलब उनके बहुत सारे पोता पोती होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी आई थॉट इट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। इसमें ऑथर कह रहे हैं कि जैसे लोगों ने बताया कि मेरी ग्रैंड मदर अपनी जनरेशन में काफ़ी यंग और प्रीटी थी, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दादाजी से वो शादी करेंगे बिकॉज वो बहुत ओल्ड है। As she often told us of the undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और इसमें बताता है ऑथर कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो उस पोर्ट्रेट में काफ़ी ज़्यादा अनडिग्निफाइड, मतलब रूड दिख रहे थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट दिख रहे थे। तो मुझे तो नहीं लगता मेरी ग्रैंड मदर जैसी यंग एंड प्रिटी लड़की उनसे शादी करेगी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। वो शुरू से ही उनकी हाइट छोटी थी और वो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी और स्लाइटली बैंड। उनका जो कमर का पोस्चर था वो थोड़ा सा बैंड था, मतलब वो थोड़ा झुककर चलती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका जो फेस था उस पर क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइन्स और फोल्ड्स थी जो कि हर एक ओल्ड वुमेन के फेस पे यूजुअली होती हैं। No, we were certain she had always been as we had known her. जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से वो ऐसी ही हैं। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. जब से मैं उन्हें जानता हूँ, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वो जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से वो उतनी ही हैं जितने पिछले 20 साल से मैं उन्हें जानता हूँ तब से वो ना ही तो और ज़्यादा ओल्ड हो रही हैं, वो सेम दिखती हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी प्रिटी रही होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ऑथर अपनी दादी के हार्ट को डिस्क्राइब करते हुए बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। She hobbled out the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other tallying the beads of her rosary. और वो जो है, क्योंकि वो एक ओल्ड वुमेन है, तो वो अपनी एक कमर पे हाथ रखती हैं और
एक हाथ से अपना स्टूप पकड़ती है। स्टूप एक वो होता है जो ओल्ड वुमेन्स या फिर कोई भी ओल्ड पर्सन होता है, उसे पकड़ने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए अपना एक सहारा चाहिए होता है। तो वो एक स्टिक टाइप का स्टूप होता है जिसको लेके वो इजीली चल पाते हैं। और वो हमेशा अपने एक हाथ में बीड्स ऑफ द हर रोज़ेरी, वो हमेशा रुद्राक्ष की माला को गिनती रहती थी। मतलब उस पर जो भी उनके स्पिरिचुअल, वो बहुत स्पिरिचुअल थी, तो वो अपने जो हाथों से रुद्राक्ष की माला में भगवान के नामों का जप करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly move in inaudible prayer. वो उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, मतलब यहाँ पे उनके हेयर को रेफर किया गया है। जो उनके बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी सी दिखते थे और उनका पकड़ सा फेस था और उनके लिप्स कंस्टेंटली मूव करते रहते थे। मतलब वो बोलती तो रहती थी लेकिन इनऑडिबल प्रेयर थी, ऑडिबल नहीं थी। ऑडिबल चीज़ें वो होती है जो सबको सुनाई दे सके, वो इनऑडिबल थी, मतलब वो मन मन में बोलती थी और उनके लिप्स जो थे वो कंस्टेंटली मूव करते रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर हैं। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. क्योंकि जो ऑथर की दादी है वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह है, वहाँ के माउंटेन्स की तरह एकदम प्योर है। मतलब उनकी दादी का नेचर काफ़ी ज़्यादा स्वीट है और वो बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड को पसंद करने वाली लेडी हैं। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे उनके साथ छोड़ के चले गए थे। तब मेरे पेरेंट्स सिटी में जा रहे थे और हम तब से साथ रह रहे हैं। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो हमेशा मुझे मॉर्निंग में उठाती हैं और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती हैं। She said her morning prayer in the mountainous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और वो काफ़ी ज़्यादा दिल से एक गाना गाती रहती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी, मुझे स्कूल के लिए वेल ड्रेसअप करती थी और ये काफ़ी ज़्यादा, वो उनका हार्ट बहुत अच्छा है, ये मैं जानता हूँ। I listened because I love her voice but never bothered to learn it. ऑथर जो थी ना, वो जब उनकी दादी वो इनऑडिबल प्रेयर गाती रहती थी, उनकी आवाज़ काफ़ी स्वीट थी जो कि ऑथर को उनके पास अट्रैक्ट करती थी। उन्हें सुनता तो कुछ भी नहीं था लेकिन उनको अपनी दादी को देखना बहुत पसंद था। एंड नेक्स्ट कहाँ है, क्योंकि उनको उनकी वॉइस बहुत पसंद थी पर वो उनको कभी परेशान नहीं करते थे। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen inkpot and a rest pen, tie them all in a bundle. और इसके अंदर ऑथर बताते हैं कि मेरी दादी हमेशा मुझे एक वुडन का स्लेट देती थी जो कि वो हमेशा धोती थी और वो मुझे उसके साथ एक येलो कलर का चौक देती थी और एक छोटा सा अर्दन पोट देती थी, इंक पोट देती थी, जिसमें वो एक रेड पेन और ये सभी चीज़ें, शायद ये कोई पोर्ट होता है और उसमें वो ये सारी चीज़ें दे रही हैं हम और इसको, हाँ हम इसे यही समझ सकते हैं कि वो उन सबको एक बंडल में टाई करके देती थी। आफ्टर आ ब्रेकफास्ट of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. वो ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट में मुझे एक थिक स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब होता है जो कि लेफ़्ट ओवर फूड होता है, मतलब बासी खाना देती थी। उस पर लिटिल बटर, मतलब कि थोड़ा उस पर घी स्प्रेड करती थी और शुगर स्प्रेड डालती थी। जब मैं स्कूल चला जाता था, शी कैरिड सर्वल स्टेल चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग, और वैसे ही वो सेम चपातीज़ बची हुई जो लेफ़्ट ओवर रात की चपातीज़ होती थी वो विलेज मतलब गली के कुत्तों को भी खिलाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी जो दादी थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, मतलब वो अपने जो भी उनका जो ग्रैंडसन था वो उनको ड्रॉप करने जाती थी और वो इसीलिए भी जाती थी क्योंकि उनका जो स्कूल था वो
टेम्पल के अटैच था, मतलब टेम्पल के बहुत पास था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और जो वहाँ के प्रीस्ट थे वो वहाँ पे टीचर थे, तो उनका पहला वहाँ पे उनका फर्स्ट पीरियड आता था, तो वो हम सभी बच्चों को अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in rows on other side of the veranda singing the alphabets or the prayers in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब सब बच्चे वरांदा में बैठ के अल्फ़ाबेट सीखते थे और प्रेयर्स गाते थे, तब मेरी दादी वहीं पे स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब हम समझ सकते हैं रिलीजियस बुक, जो कुछ धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब ये सब ख़त्म हो जाता था, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, तब मेरी दादी अपने मंदिर का जो भी उनका स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ना था, जो भी उनकी पूजा वूजा करनी थी, हम दोनों साथ ही घर जाते थे। Then this time the village dogs would meet us at the temple's door. और जो विलेज मतलब जो गली के कुत्ते थे वो वहीं पे मिल जाते थे हमें। शी फॉलोड अस टू, और यहाँ तक कि जो वो उनके विलेज के उनके गांव के जो डॉगीज़ थे वो हमेशा वहाँ पे उनके लिए वेट करते रहते थे। इनफैक्ट वो उनके लेफ़्ट ओवर जो फूड था, मतलब स्टेल जो चपाती उनकी दादी उन कुत्तों को फीड कराती थी, उसके लिए भी वो आपस में लड़ते रहते थे। और यहाँ तक कि वो उन्हें उनके घर तक भी फॉलो करते थे। Then next line is, when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब ऑथर के पेरेंट्स कम्प्लीटली सिटी में सेटल हो गए तो वो उन्हें भी वहाँ बुलाने के लिए बोलते हैं। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और ये उन ऑथर का और उनकी दादी का टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज वो इतना ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम मतलब वो जो थे ग्रैंडमदर, उनकी ग्रैंडमदर और ऑथर खुशवंत सिंह जो हैं वो सेम रूम में रहते थे, पर फिर भी वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे जैसे पहले करते थे। बिकॉज क्योंकि उनका जो स्कूल था ना, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस। जो ऑथर थे वो एक मोटर बस में स्कूल जाते थे, तो उनकी ग्रैंडमदर तो नहीं जा सकती थी ना उनके साथ बस में, तो इसीलिए उनका जो रिलेशन था थोड़ा थोड़ा वो एक दूसरे से अनफ्रेंडली हो रहे थे। कुछ टर्म्स और कंडीशंस थी यहाँ पे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है उनकी फ्रेंडशिप का। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। वहाँ पे तो विलेज में तो डॉगीज़ होते थे काफ़ी सारे, तो मेरी ग्रैंडमदर उनको फीड करा लेती थी, लेकिन यहाँ सिटी में तो एक भी डॉगी नहीं देखने को मिलता है। तो फिर वो वहाँ पे हमारे कोर्टयार्ड में जो स्पैरोज आती थी वो उन्हीं को फीड कराती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी saw लेस ऑफ ईच अदर। जैसा कि समय बीत रहा था, हम दोनों एक दूसरे को इतना मिलते नहीं थे और एक दूसरे के साथ लेस टाइम स्पेंड करते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. पहले तो जब मैं छोटा था तब मतलब जब हम विलेज वाले हाउस में रहते थे तब वो ही मुझे रेडी करती थी स्कूल के लिए, मुझे उठाती थी, मेरा पूरा ध्यान रखती थी। When I come back she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से आता था तब वो मुझसे पूछती थी कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया। फिर ऑथर बताते हैं, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। तो वो अपनी ग्रैंडमदर को आके बताते हैं कि हमें स्कूल में कुछ इंग्लिश वर्ड सिखाए और कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया और काफ़ी कुछ पढ़ाया, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कैसे काम करता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाया, और जो ये धरती होती है ये गोल गोल क्यों घूमती रहती है, ये संसार पूरा गोल क्यों है। दिस मेड हर अनहैप्पी। उनकी ग्रैंडमदर को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा, वो बहुत दुखी हुई, बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प विद मी माई लेसन्स। बिकॉज अब वो मेरी हेल्प नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब उनके समझ नहीं आता था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट they taught at the English school and was distressed
that there was no teaching about God and the scriptures. वो जो थी ना, वो सोचती थी कि क्योंकि वो एक ओल्ड लेडी थी, तो उन्हें लगता था कि बच्चों को स्कूल में कुछ भगवान से रिलेटेड रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताना चाहिए, बिकॉज उनका जो पहले वाला स्कूल था वो काफ़ी ग्रैंड मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, क्योंकि उसमें मॉर्निंग प्रेयर कराते थे और अल्फ़ाबेट सिखाते थे. लेकिन one day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने उनको बताया कि वो हमें म्यूज़िक लेसन्स भी देते हैं. She was very disturbed. वो बहुत डिस्टर्ब हो गई. To her music had lived associations. I was the monopoly of hearts and the beggar and not meant for dancer folk. इसमें उनकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि मुझे तो बिल्कुल म्यूज़िक ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये म्यूज़िक बजाना, क्योंकि वो उनकी दादी के जो थॉट्स थे वो काफ़ी पुराने थे. तो उन्हें ये भी बात पसंद नहीं आई कि बच्चों को स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है. वो कहती थी ये काम तो बैगर्स, मतलब भिखारी टाइप जो लोग, भिखारी जो होते हैं, उनके काम है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअपीयरल. उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी सब कह गई. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. फिर वो मुझसे बहुत कम बातें करती थी. When I went up to university, I was given a room of my own. फिर जो ऑथर थे जब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, तो उनको यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया और उनका अपना एक पर्सनल रूम था. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड. जो अब उनकी दादी का और उनका कॉमन लिंक था, मतलब वो एक घर में रहते थे तो थोड़ा बहुत बातें हो जाती थी. बट जब से ऑथर यूनिवर्सिटी में गए हैं तो उनका जो कॉमन सा फ्रेंडशिप का लिंक था वो भी नहीं रहा. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन. उनकी ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि अब उनके ग्रैंडसन उनसे दूर जाने वाले हैं. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. जो वो हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी. उनकी जो ऑथर की जो दादी थी वो अपने स्पिनिंग व्हील को हमेशा घुमाती रहती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट अप हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो हमेशा अपने स्पिनिंग व्हील को घुमाती रहती थी सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक, और अपनी जो भी प्रेयर्स थी वो हमेशा गुनगुनाती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. वो बस थोड़ा सा रेस्ट तब करती थी तब वो स्पैरोज को फीड कराती थी आफ्टरनून में. वाइल hundreds of little birds collected round her creating a veritable bellum of chirpings. वहाँ पे जब उनकी दादी उनको चिड़ियाओं को फीड कराती थी तब बहुत सारी चिड़िया जो थी, जो भी वो स्पैरोज थी, उनकी चिरपिंग्स मतलब होता है एक ग्रुप होता है बर्ड्स का जो कि चिरपिंग की साउंड निकालते हैं, और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बर्ड्स भी आ जाते थे और वो उन्हें ब्रेड के जो क्रम्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े फीड कराती थी. सम केम एंड perched ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स. कुछ तो उनके पैर पे बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधों पे. सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सर पे बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वो हंसती थी लेकिन उन्हें कभी भी शू नहीं करती थी, मतलब उनको कभी भी भगाती नहीं थी अपने पास से. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और उनके लिए जो स्पैरोज के साथ टाइम स्पेंड करना था वो उनके पूरे फुल डे का हाफ एन आवर, वो आधा घंटा जब वो स्पैरोज के साथ स्पेंड करती थी वो उनका सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट आवर होता था. देन व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. अब फिर मैंने जब सोचा कि मेरे को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहिए, तब उन्हें लगा, उनको श्योरिटी से ये लगा था कि उनकी ग्रैंड मदर अब तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी. इट वुड मी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. अब ऑथर को जब अब्रॉड जाना था अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, वो जो उनका जो भी उनकी पढ़ाई थी वो उनकी 5 years में कंप्लीट होती. तो अब उनकी दादी का कुछ कहा नहीं जा सकता कि 5 years के बाद, अब आप समझ जाओ ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि 5 years के बाद उनकी जो दादी थी वो उन्हें मिले भी या ना भी मिले. बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट एवन सेंटिमेंटल.
मेरी ग्रैंड मदर ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं हुई. शी केम टू लिव मी at the railway station but did not talk or show any emotion. वो मुझे मेरे साथ आई, मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप किया और पर उन्होंने अपना कोई भी इमोशन शो नहीं किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर एंड हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. वो वहाँ पे भी अपना वही सेम प्रोसेस कर रही थी. उनके जो लिप्स थे वो मूव कर रहे थे प्रेयर. वो अपने लिप्स से मूव कर रही थी इनऑडिबल जो भी उनकी प्रेयर थी, सुनती नहीं थी किसी को, वो अपने मन में गुनगुनाती थी और उनका माइंड बस प्रेयर में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. और उनकी फिंगर्स भी बिजी थी क्योंकि वो रुद्राक्षी माला को घुमा रहे, मतलब यूं जप कर रही थी. Silently she kissed my forehead when I had left. I cherished the moist imprint as perhaps the last sign when I left. I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और फिर जब जाते जाते जब उनको रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप किया तो उनकी दादी ने उनके फॉरहेड पे उन्हें किस किया. बिकॉज ऑथर को लग रहा था कि ये हमारा लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे. बट दैट वाज नॉट सो. पर ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वाज मीट बाय हर एट द स्टेशन. और 5 साल के बाद जब मैं घर आया तब मुझे सेम स्टेशन पे मिली. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो एक भी दिन ओल्ड नहीं लग रही थी. जैसा 5 साल पहले छोड़ के गया था बिल्कुल वैसी थी. शी स्टिल हैड no times for words and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers. और उनका 5 साल बाद भी वही सेम प्रेयर वगैरह वो जो थी वो हमेशा उसको ही गुनगुनाती रहती थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom he fed longer with fabulous rebukes. और उनका जो हम मिले 5 साल बाद, उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट स्पैरोज के साथ मैं देख सकता था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उन्हें फीड करा रही थी. तो उनका अटैचमेंट हो गया था उन प्यारे प्यारे बर्ड्स से. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. इवनिंग में एक चेंज आया. वो प्रे नहीं कर रही थी. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू स्विंग. वो क्या करती हैं, अपने पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको बुलाती है और गाना गाने लगती है. वैसे तो उन्हें गाना गाना बिल्कुल नहीं पसंद था, पर पता नहीं आज उन्हें क्या हुआ था. फॉर several hours she thumped the sagging skins of the depleting drum. और वो हमेशा की तरह इस बार प्रेयर नहीं पढ़ रही थी और उनकी स्किन से भी वो इमोशंस दिखाई पड़ रहे थे जो कि जब हम गाना गाते हैं तो सुकून मिलता है, वही सेम इमोशंस थे. और वो ड्रम को बजा रही थी और एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और वो वॉरियर्स मतलब कि जो भी जीत की कहानियाँ, यंग जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, इस टाइप के वॉरियर्स की बातें बता रही, मतलब गाना गा रही थी. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप हर टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. आज से पहले तो मेरी दादी ने, मतलब ऑथर को मन ही मन लग रहा था कि आज से पहले तो मेरी दादी ने कभी गाना नहीं गाया और आज तो ये ड्रम पीट पीट कर गा रही हैं. तो फिर वो जो थे उन्होंने उन्हें कहा कि ये बंद करें बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन कर रही थी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. ऑथर ने ऐसा पहली बार देखा था कि वो कभी वो गाना नहीं गा रही थी. The next morning she was taken ill. Next morning, अगले दिन वो बहुत बीमार होने लग गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. अब क्या था कि अगले दिन वो थोड़ा सा बीमार हो गई थी. डॉक्टर ने कहा कि ये बस हल्का सा बुखार आया है, इनको और ही चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. पर उनकी दादी अलग तरीके से सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उनको लग रहा था कि बस अब उनका अंत करीब है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब क्या था कि ऑथर की दादी को लग रहा था कि बस उनके जीने के थोड़े ही कुछ आवर्स बचे हैं, थोड़े कुछ घंटे बचे हैं और उनकी ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर पास आ गया है. और वो प्रे कर रही थी और
वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी अब किसी से भी टॉक करके, अब वो बस प्रे कर रहे थे। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्टर्स। हमने प्रोटेस्ट किया लेकिन उन्होंने मतलब मेरी दादी ने सबकी प्रोटेस्ट को इग्नोर किया। शी ले पेसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। अब वो बेड पे लेटी हुई थी और वो पहले की तरह ही अपने जो भी रुद्राक्ष की माला थी उनको उनका जप कर रही थी। किसी भी अपने जो भी, वो बहुत स्पिरिचुअल थी तो अपने किसी भी भगवान का नाम लेके वो। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट। हम कहते हैं कि दादी माँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और पर फिर भी वो हमारी सभी की प्रोटेस्ट को इग्नोर करती है। मतलब ऑथर और उनके फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि ऑथर अपनी दादी को कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी यही सेम बात कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव सोच रही थी कि उनका जो अंत है वो करीब है। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वो प्रे कर रही थी और अपने बीड्स को, रुद्राक्ष की जो माला थी उनको घुमा रही थी अपने हाथों में। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लिप्सलेस फिंगर्स। और जैसा कि हम देखते थे कि उनके लिप्स मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन एकदम से उनकी लिप्स की मूवमेंट बंद हो गई और उनकी जो हाथ में रोजरी रुद्राक्ष की माला थी वो भी नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और हमें पता चल गया उनके फेस से कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज द कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। अब हमने उन्हें बेड से उतारा और जैसा कि कस्टम है उस अकॉर्डिंग हमने एक रेड श्राउड, एक लाल कपड़े से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल्स। फिर हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और हम उनके अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट्स के लिए चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम्स विद अ क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रेमिनेटेड। और हमारे घर में जो उनके रूम में के अंदर जो स्क्रैचर था हमने उनको उसके ऊपर ही उठा लिया। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और आज वरांडा में बहुत ज़्यादा सन जो था उसकी गोल्डन लाइट वरांडा में पड़ रही थी। और हमने देखा कि all over the veranda in her room right up when she laid and stuff wrapped in the shroud of thousands of sparrows sat scattered on the floor। और हमने देखा कि हमारे घर के वरांडा में उनके वहाँ पे बहुत सारी स्पैरोज, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज आ चुकी थी और वो फ्लोर पे बैठी हुई थी। शी वॉज नॉट चिरपिंग। और हमने देखा कि वो जो स्पैरोज थी वो चिरपिंग की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर दैम। अब हमने बर्ड से सॉरी फेल्ट किया और जो मेरी मदर थी उन्होंने मेरी दादी की तरह उनको ब्रेड के कुछ छोटे छोटे टुकड़े तोड़ कर दिए। शी ब्रॉक इट इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू। मतलब जो ऑथर खुशवंत सिंह की जो मम्मी थी उन्होंने भी ब्रेड के छोटे छोटे क्रम्स दिए जैसा कि उनकी दादी दिया करती थी, पर उन्होंने वो फेंक दी। उन्होंने वहाँ पे जब स्पैरोज के पास वो फेंके, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरोज ने उन ब्रेड को इवन नोटिस तक नहीं किया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्स ऑफ द फ्लू अवे क्वाइटली। जब मेरी दादी को हम लेकर जा रहे थे तब वो बिल्कुल शांत थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारे घर पे स्वीपर आया तो वो ब्रेड के क्रम्स उस स्वीपर ने डस्टबिन में डाल दिए। तो इस स्टोरी से ये इस जो पॉइंट से ये पता चलता है स्पैरोज और उन ऑथर की जो दादी थी उनके बीच का कनेक्शन। उन सिंगल स्पैरोज ने वो रेस्ट इन पीस रही क्योंकि वहाँ का पूरा माहौल वैसा था। और उन्होंने इवन एक सिंगल स्पैरो ने भी एक स्मॉल ब्रेड का क्रम्प भी नहीं खाया। तो रिलेशनशिप केवल ह्यूमंस के बीच नहीं, कोई भी अलग अलग स्पीसीज जिनको हम शुरू से अपने पास रखते हैं उनसे भी हम हार्टली उनके बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना।